बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये सॉल्व करने में तो बहुत इजी है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो डेफिनेशन इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी वो डेफिनेशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो थ्योरी है ये ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट की वीडियो है, तो आप थ्योरी को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इसके अलावा थ्योरी में कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी आप लाजमी देख लिया करें। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बेसिकली जो ट्रायंगल होती है उसके रेलिवेंट है। ठीक है, हम ट्रायंगल को छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे। देखें, ये जो शेप होती है एक त्रिकोण सी, इसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो ट्रायंगल की जो साइड है और इसमें जो कुछ लेंथ है, इन साइड और लेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री में डील किया जाता है, या उसका जो सोल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्री के जरिए किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में जो दीवारों की हाइट है उसको मेजर करना, या दीवारों का जो एंगल बन रहा है उसको मेजर करना, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अब यही चीज मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो साइड होती है और उसकी जो एंगल होती है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री के जरिए डील किया जाता है। ठीक है, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, और खासकर जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं ऐसी ट्राइंगल जिसमें कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 का होता है। ये वाली जो फिगर है ये राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये तो मुख्तसर सी डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की हो गई है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज हुई है। सबसे पहले है एंगल। एंगल किसको कहते हैं? देखें, अगर आपके पास दो इस तरह रेज हो, रे किसको कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाएं और उसके एक तरफ आप एरो मार्क डाल दें तो इसको रे कहते हैं। तो देखें, ये एक रे है और ये दूसरी वाली रे है। ये दोनों रेज यहां पर आके एंड हो रही हैं। ये जो इनका एंड पॉइंट है ये कॉमन है या मुश्तरका है। तो इस तरह जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट या मुश्तरका पॉइंट पे एंड हो जाए, ठीक है, तो ये जो फिगर बनती है इस फिगर को एंगल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाली रे है और एक ये वाली रे है, इनके दरमियान देखें जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको एंगल कहा जाता है। ये एंगल को हम जो ग्रीक लेटर हैं जैसे कि थीटा हो गया, अल्फा, बीटा, गैमा, इस तरह इन लेटर से इस एंगल को शो किया जाता है। हम ज्यादातर थीटा का जो लेटर है ये यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल को मैं थीटा से शो कर रहा हूं। ठीक है, अब यही चीज देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखी है कि अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। यानी कि जब दो रेज एक ही एंड पॉइंट को शेयर कर रही हो, यानी कि उनका जो एंड पॉइंट है वो एक ही हो, तो ऐसी दो रेज जब फिगर बनाती है इस फिगर को एंगल कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इस एंगल में ये वाली जो साइड होती है इसको इनिशियल साइड कहा जाता है। ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है इसको टर्मिनल साइड या फाइनल साइड भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और ये जो दोनों रेज है जिस एंड पॉइंट पे आपस में मिलती हैं, जो एंड पॉइंट आपस में शेयर कर रही होती हैं, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी एंगल की। अब ये जो एंगल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है वो प्लस साइन के साथ भी हो सकती है, माइनस साइन के साथ भी हो सकती है। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है। देखें, हमारा मैंने आपको बताया कि ये वाली जो साइड होती है एंगल की इसको इनिशियल साइड कहते हैं, और ये वाली जो साइड होती है इसको फाइनल साइड या टर्मिनल साइड कहते हैं। तो अगर हम ये जो टर्मिनल साइड है इसको इनिशियल साइड से इस डायरेक्शन में घुमाएं, जिस तरह मैंने ये एरो को डाला हुआ है, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसके ऑपोजिट साइड में अगर इसको हम घुमाएंगे तो फिर इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। यानी कि यहां पर जो एंगल की वैल्यू हम देंगे उसके साथ माइनस का साइन नहीं होगा। ठीक हो गया। यही चीज यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखी है। द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। यानी कि इनिशियल साइड से जब आप इस टर्मिनल साइड को रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप इसको रोटेट करें तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेगेटिव एंगल। ठीक है, यानी कि यहां पर जो हमारे पास एंगल की वैल्यू होती है वो माइनस साइन के साथ होती है या वो नेगेटिव होती है। इसमें ये हमारी इनिशियल साइड है और ये हमारी टर्मिनल साइड या फाइनल साइड है। अगर टर्मिनल साइड को इनिशियल साइड के इस डायरेक्शन में घुमाया जाए, यानी कि क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी घूमती है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर घुमाया जाए, उस डायरेक्शन में अगर ये टर्मिनल साइड को घुमाया जाए तो इस तरफ जो एंगल बनेगा उसको फिर नेगेटिव एंगल कहेंगे। यानी कि यहां पर जो एंगल की वैल्यू होगी वो माइनस साइन के साथ होगी। ठीक है, तो यही चीज देखिए मैंने यहां डेफिनेशन में लिख दिया है। द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। यानी कि जो इनिशियल साइड है
इससे जब टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज या जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में अगर घुमाया जाए तो फिर जो एंगल बनता है वो नेगेटिव एंगल कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल की सूरत में जो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, और नेगेटिव एंगल की सूरत में ये जो टर्मिनल साइड है ये क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में घूमती है। ठीक हो गया, तो ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं को टर्मिनल एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है, देखें अगर आपके पास दो एंगल हो, ठीक है, और दोनों एंगल के जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये अगर एक ही हो, ये अगर कॉमन हो, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं ये आपस में एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर ये एक फिगर मैंने यहां पर बनाई है, इसमें ये हमारा एक एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एंगल है क्योंकि हमने ये जो एरो मार्क है ये एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी इस एंगल की इनिशियल साइड है और ये इस एंगल की टर्मिनल साइड या फाइनल साइड है। ठीक है, तो इनिशियल साइड से 45 डिग्री मूव करके ये हमने एंगल यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी टर्मिनल साइड आ रही है। तो अब अगर हम एक और एंगल यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, और इसको पूरा यहां से घुमाते हुए, अब देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, और इसको यहां पर घुमाते हुए इधर ले आए, इसके जो टर्मिनल साइड है यहां तक ले आए, तो ये एक और एंगल बन गया। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है इसकी वैल्यू हमारे पास 405 डिग्री होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है इसकी जो वैल्यू होती है 360 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम पूरा सर्कल यहां से लेके वापस इस जगह पे आएंगे तो 360 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री पहले से है, तो 45 और 360 को जब आपस में ऐड करेंगे तो आपको 405 ये वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 45 डिग्री है या 405 डिग्री वाला एंगल है, दोनों की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड चूंकि एक ही है तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने एग्जांपल आपको बता दी जो पॉजिटिव एंगल होता है, यानी कि जब हम जो ये टर्मिनल साइड है उसको एंटी क्लॉकवाइज या इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन देखिए ये एरो से डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव एंगल के लिए यही चीज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें हमारी जो डायरेक्शन होती है वो इसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने एक और फिगर बनाई है ताकि आपको थोड़ा सही तरीके से क्लियर हो। अब इसमें देखें पहले तो ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री का, ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा। अब अगर हम नेगेटिव एंगल बनाए, ठीक है, यानी कि हम क्लॉकवाइज अगर मूव करें, यहाँ ये इसकी इनिशियल साइड से अगर हम इस तरह मूव करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे, ये इसकी टर्मिनल साइड तक आएंगे, तो ये एक एंगल बन गया। ठीक है, जो कि नेगेटिव एंगल है। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल की सूरत में हमारा ये जो फुल सर्कल होगा ये होगा तो 360 डिग्री, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ऊपर हमने माइनस का साइन ही डाला था, वहां पर हमने प्लस 360 डिग्री लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगर फुल जो सर्कल होगा ये हमारा माइनस 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये माइनस 360 डिग्री पूरा एक सर्कल हो गया और इसमें हमारे पास 45 डिग्री ऑलरेडी है, तो 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस 315 डिग्री ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि यहां से लेके इस टर्मिनल साइड तक जब आप आए तो आपके पास माइनस 315 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखें ये जो एंगल है इसका भी अगर आप ये इनिशियल साइड देखें और टर्मिनल साइड देखें तो ये सेम है जो कि इस 45 डिग्री का जो एंगल है इसके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइनस 315 है ये भी 45 डिग्री का को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एंगल के सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको मुख्तसरन बयान करें तो इसका मतलब यह हो गया कि जो 45 डिग्री वाला एंगल होता है या 405 डिग्री वाला एंगल होता है या माइनस 315 डिग्री वाला एंगल होता है, ये आपस में को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे क्योंकि इनकी इनिशियल साइड और फाइनल या टर्मिनल साइड जो है वो सेम होती है। ठीक हो गया, तो ये हमने को टर्मिनल की डेफिनेशन को देख लिया। ठीक है, अब देखें इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अब जरा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। द एंगल्स हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। ठीक है, कि ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक जैसी हो वो एंगल आपस में एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो एंगल है उसको मेजर किस तरह किया जाता है या एंगल की पैमाइश किस तरह की जाती है। तो एंगल को पैमाइश करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं, एक है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, इसमें जो एंगल की पैमाइश के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको डिग्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है इसको अगर आप छोटे छोटे 360 यूनिट में डिवाइड कर लें तो एक यूनिट जो है वो डिग्री कहलाएगा। ठीक है, यही चीज देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखी है। अ डिग्री को इस तरह छोटा सा ये सर्कल डाल के इससे शो किया जाता है। अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल
कि डिग्री को एंगल्स को मेजर या एंगल को पैमाइश करने के लिए बतौर यूनिट के इस्तेमाल किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स 1/360 ऑफ अ फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो डिग्री है वो इस पूरे सर्कल का एक पार्ट होता है, यानी कि 360 यूनिट में से एक यूनिट होता है, तो हम एक डिग्री को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये डिग्री मेजरमेंट हो जाती है। अब डिग्री को मजीद इसके जो सब यूनिट है उसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिस तरह के देखें मीटर है, अब मीटर के सब यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। इसी तरह इस डिग्री के जो सब यूनिट हैं उनमें से एक है मिनट, यानी कि एक डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। मिनट को देखें, ये जो छोटा सा डैश है इस सिंबल से शो किया जाता है। जब किसी वैल्यू के ऊपर इस तरह छोटा सा डैश डाल दिया जाए तो उसका मतलब है कि जो वैल्यू है ये मिनट्स में आ रही है। ठीक है, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 या 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और सेकंड के लिए देखें ये डबल डैश या दो छोटे छोटे डैश जो है डाल दिए जाते हैं। जब किसी वैल्यू के ऊपर इस तरह दो छोटे छोटे डैश आएंगे तो उसका मतलब ये जो वैल्यू है ये सेकंड में। ठीक है, और अगर डिग्री को डायरेक्ट हम सेकंड में लिखना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए 60 को 60 से आप मल्टीप्लाई करें तो 3600 सेकंड हो जाएंगे, यानी कि एक डिग्री इक्वल है 3600 सेकंड के। ठीक हो गया। और जो दूसरा मेथड है एंगल को मेजर करने का या एंगल को पैमाइश करने का, उसको कहते हैं सर्कुलर मेजर या रेडियन। हम ज्यादातर रेडियन का लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है, देखें अगर हमारे पास इस तरह एक सर्कल हो, ठीक है, इस सर्कल का बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हम इसकी बाउंड्री के साथ इस तरह मिलाएं, ठीक है, तो ये एक रेडियस बन जाता है इस सर्कल। ठीक है, तो अगर इस रेडियस के बिल्कुल इक्वल हम यहां से डिस्टेंस ले लें और यहां तक आ जाए, इसको मार्क कर लें और इस जगह को अगेन हम ये जो सेंटर है सर्कल का इससे मिला लें, तो ये हमारे पास एक और रेडियस बन जाएगा इस सर्कल के लिए। और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो सर्कल के रेडियस है, इनके इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कि जब ये आर की लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल हो और सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बने उस एंगल को फिर रेडियन कहा जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने यहां डेफिनेशन में लिखी है। द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब होता है जब एंगल बनता है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि ये जो आर्क की लेंथ है ये जब रेडियस के लेंथ के इक्वल हो और सेंटर पे जो एंगल बने तो वो जो एंगल होता है उसको रेडियन कहा जाता है। ठीक है, अभी जो एंगल है जिसको हम थीटा से शो कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है थीटा इज इक्वल टू ये जो लेंथ ऑफ आर्क है एल डिवाइडेड बाय ये रेडियस की लेंथ। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज है वहां पर क्वेश्चन में हमें ये लेंथ ऑफ आर्क को काफी दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा, काफी क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क आप इधर रखें और आर्क को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे। आर यहाँ पर इस लेंथ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क या एल इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो गया आर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने रेडियन को देख लिया। अब हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में उसमें बाज़ औक़ात हमें डिग्री में वैल्यू दी जाएगी जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, या रेडियन में हमारे पास वैल्यू आ सकती है उसको चेंज करना पड़ सकता है हमें डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखें मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर रेडियन की सूरत में हम लिखना चाहें तो रेडियन को यूजुअली हम पाई का जो सिंबल होता है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हम दिखाएंगे। ठीक है, कि ये रेडियन है। ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कल है अगर रेडियन की सूरत में इसको लिखा जाए तो 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, डिग्री के सूरत में ये 360 डिग्री के इक्वल होता है और रेडियन की सूरत में ये 2 पाई के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री इक्वल होगा 2 पाई रेडियन के। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डिग्री की वैल्यू मालूम करूं, 1 डिग्री की वैल्यू मालूम करूंगा तो ये 360 को दूसरी तरफ डिवाइड करूंगा इस 2 पाई पे। अब ये 2 360 पे डिवाइड होगा तो ये 180 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम रेडियन की वैल्यू मालूम करें तो 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये 2 पाई को आप इस इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 360 पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 360 पे डिवाइड होगा तो 180 ओवर पाई हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 180 ओवर पाई से हमने मल्टीप्लाई करना है। बस ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, तो ये हमने मुख्तसरन कुछ डेफिनेशन देख ली। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। ये हमें नीचे एंगल की कुछ वैल्यू दी गई है तो हमने देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हमने हर एंगल के लिए को टर्मिनल एंगल की वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है,
तो देखें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसके लिए बस ये दो फिगर हम ध्यान में रख लेते हैं। देखें ये मैंने एक फिगर बनाई, ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगाई और ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगाई, ठीक है। अब ये जो फिगर है ये पॉजिटिव एंगल के लिए, पॉजिटिव एंगल का मैंने आपको बताया था कि उसमें जो टर्मिनल साइड की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में होती है। ये मैंने एरो मार्क भी यहाँ पर डाले हुए, ठीक है। तो जो पॉजिटिव एंगल होता है इसमें जो ये क्वाड्रेंट पे एंगल की वैल्यूज होती हैं, ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट होता है ये 0 से शुरू होता है और 90 तक होता है, ठीक है। फिर जो दूसरे वाला क्वाड्रेंट होता है ये 91 से शुरू होकर 180 तक होता है, ठीक है। और जो तीसरे वाला क्वाड्रेंट होता है ये 181 से लेकर 270 तक होता है। और जो चौथे वाला क्वाड्रेंट होता है ये 270 से लेकर 360 तक होता है। यानी कि हर जो क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री यूनिट के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव जो एंगल होता है उसके लिए मैंने फिगर बना ली। और नेगेटिव एंगल की सूरत में इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। देखें इसमें हमारी जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ये मैंने एरो मार्क डाले, यानी कि इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर ये हमारा 0 से लेके -90 यहां पर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा -91 से -180 तक हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये फिर 270 तक हो जाएगा, -270 तक। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फिर -271 से लेके -360 तक हो जाएगा। यानी कि ये जो फिगर है इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास ये फिगर आ जाएगी। तो ये दो फिगर हमने ज़हन में रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो पहला यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई 65 डिग्री। अब 65 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए मैं वो जो दोनों फिगर अभी मैंने एक्सप्लेन किए उनको मैं सामने ले आता हूँ ताकि मैं समझने में आसानी हो। आपने ये फिगर क्वेश्चन में बनानी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इनको सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है, तो इसका मतलब है कि इस फिगर को अगर हम देखें तो ये 0 से 90 तक यहाँ पर वैल्यूज आ रही है। तो 65 जो है इस पहले वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये पहले वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका जो एंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब हम इस एंगल के लिए को टर्मिनल एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जो पॉजिटिव एंगल इसके लिए को टर्मिनल बनेगा वो भी लिख लेता हूँ और जो नेगेटिव बनेगा वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखने के लिए आप ये जो 65 है इसमें आप 360 डिग्री को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और नेगेटिव को टर्मिनल लिखने के लिए आप 65 डिग्री में 360 को माइनस कर देंगे। पॉजिटिव के लिए हम 360 प्लस करेंगे और नेगेटिव के लिए हम 360 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखें 65 डिग्री में 360 डिग्री को आप ऐड करेंगे तो 425 डिग्री, यानी कि एक हमारे पास ये इसका को टर्मिनल एंगल आ जाता है 425 डिग्री। और नेगेटिव की सूरत में हम 65 डिग्री में से 360 डिग्री को माइनस करेंगे तो 360 में से 65 को माइनस करें 295 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 360 चूंकि 65 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो 65 डिग्री एंगल है इसके अगर पॉजिटिव एंगल की बात की जाए को टर्मिनल की तो वो 425 डिग्री का बनेगा। और अगर इसका नेगेटिव को टर्मिनल की बात की जाए तो वो -295 डिग्री वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अब आ जाए जी पार्ट 2 पे। अब इसमें हमें ये एंगल दिया गया है 135 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों जो फिगर्स हैं उनको सामने लेके आऊं, ठीक है। और अब इसमें ये 135 की अगर पोजीशन देखें, ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो हम ये जो पहली वाली फिगर है इसमें इसको देखेंगे। देखें 135 कहां पे आएगा? ये 90 से लेके 180 के दरमियान 135 आता है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो पहले तो हम अपना ये चीज लिख लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन होगी इस एंगल की वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। अब हम इसके लिए को टर्मिनल एंगल लिख लेंगे। तो को टर्मिनल एंगल लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की वैल्यू लिखनी है तो आपने 360 को इस 135 डिग्री में ऐड कर देना है। और अगर आपने नेगेटिव को टर्मिनल की वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए आप 365 को माइनस कर दे 135 के साथ, ठीक है। तो देखें हम इसके लिए दोनों टर्मिनल लिखते हैं। पहले मैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखता हूं तो 135 में आप 360 को ऐड करेंगे तो ये 495 हो जाएगा। और अब नेगेटिव को टर्मिनल लिखें तो उसके लिए आप 135 में से माइनस करें 360 को, ठीक है। तो 360 में से 135 को माइनस करें तो आपको 225 मिलेगा। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 360 चूंकि 135 से बड़ा था, इसके बाद माइनस का साइन था, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो दो एंगल है ये इस 135 डिग्री का जो एंगल है उसके को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने दूसरा पार्ट कर लिया। अब बाकी 3 पार्ट हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब यहाँ पर तीसरे पार्ट में हमें ये वैल्यू दी गई है -40 डिग्री, ठीक है। अब इसकी हमने पहले तो क्वाड्रेंट की पोजीशन देखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला आएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रहा है, यानी कि नेगेटिव एंगल है। तो अब ये दूसरी वाली फिगर में देखें, अब इसमें ये 0 से लेकर 90 तक कहां पर आ रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल बनेगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसका क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया 4, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया। और अब इसके लिए हम को टर्मिनल एंगल यहां पर लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की सूरत में आपने 360 डिग्री को इसमें प्लस करना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की सूरत में आपने 360 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो -40 360 डिग्री आपस में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 320 डिग्री मिलेगा।
और -40 और -360 को आपस में आप जब ऐड करेंगे तो ये -400 डिग्री मिलेगा, यानी कि ये दो को टर्मिनल एंगल आ जाते हैं -40 डिग्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एंगल दिया गया है 210 डिग्री, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका क्वाड्रेंट देखने के लिए हम ये जो पहली वाली फिगर है इसको अगर आप देखें तो देखें ये 180 से लेके 270 तक जो वैल्यूज है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो एंगल बनेगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इसका क्वाड्रेंट तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो मैंने लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट। और अब इसका को टर्मिनल एंगल इसके लिए लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव को टर्मिनल की सूरत में आपने 360 इस वैल्यू में ऐड करना है, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिखने के लिए आपने 360 को इस वैल्यू में से माइनस करना है, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो आपको 570 डिग्री मिलेगा, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 210 को 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -150 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये दो हमारे पास को टर्मिनल की वैल्यूज आ जाती है इस एंगल के लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एंगल दिया गया है -150 डिग्री, ठीक है। तो इसका पहले क्वाड्रेंट हम लिखेंगे। अब देखें ये नेगेटिव एंगल है, तो उसके लिए आप दूसरी वाली फिगर पे आए, इसमें देखें ये -90 और -180, इसके दरमियान -150 आता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इसका क्वाड्रेंट तो आ जाएगा 3, ठीक है। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया। और अब इसके लिए को टर्मिनल एंगल लिखेंगे, तो पॉजिटिव एंगल लिखने के लिए आपने 360 को इसमें प्लस कर देना है, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल को लिखने के लिए आपने 360 को इसमें से माइनस कर लेना है। प्लस करेंगे तो आपको 210 डिग्री ये वाली वैल्यू मिलेगी, माइनस करेंगे तो आपको -570 डिग्री ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास दो को टर्मिनल एंगल आ जाते हैं इस एंगल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं जो फिगर यहाँ पर बार बार सामने लेके आ रहा हूँ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए इन फिगर को सामने लेके आता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड। ये हमें वैल्यू दी गई जो कि डिग्री की सूरत में, तो इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो देखिए मैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बता चुका हूं कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो पहले ये जो आशारी से पहले वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि होल पार्ट आ रहा है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास डिग्री की सूरत में है, तो उसको मैंने अलग करके लिख दिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये डिग्री का साइन डाल दिया। पीछे हमारे पास ये जो आशारिया वाला पार्ट या डेसिमल पार्ट आ रहा है, इसको अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मिनट का मैंने आपको ये सिंबल बताया था, ये छोटा सा जो डैश है ये अगर आप डालेंगे किसी वैल्यू के ऊपर तो वो मिनट को शो करते हैं, ठीक है। तो अब 60 मिनट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 को कैलकुलेटर आप यूज करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27.36, ये हमारे पास मिनट आ जाते हैं। तो अब इसमें भी ये जो होल पार्ट है, यानी कि इशारे से पहले वाला पार्ट आ रहा है, इसको अलग करके लिख लें, जिस हमने ये 123 को लिखा था, ये हमारे पास मिनट की वैल्यू आ गई। और ये जो डेसिमल पार्ट है या इशारे वाला पार्ट है, इसको अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मैंने आपको सिंबल बताया था सेकंड के लिए कि आप ये दो छोटे छोटे डैश डाल देंगे, ये जो सिंबल जब किसी वैल्यू के ऊपर आ रहा होता है इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है सेकंड में आ रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21.6 सेकंड ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास डिग्री में वैल्यू आ गई, ये मिनट में आ गई, ये सेकंड में आ गई। ये तीनों वैल्यूज आप इकट्ठी करके लिख लें। तो इस तरह ये हमने ये जो शुरू में वैल्यू दी गई थी इसको कन्वर्ट करके लिख लिया डिग्री, मिनट और सेकंड में। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। बाकी दो पार्ट भी अब हम इसी तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में हमें ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो पहले पार्ट में ये जो होल पार्ट आ रहा है, इशारे से पहले वाला पार्ट आ रहा है, इसको अलग कर लें। ये तो हमारे पास ऑलरेडी डिग्री की सूरत में आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने डिग्री का साइन डाल दिया। और उसके बाद ये जो डेसिमल पार्ट आ रहा है या इशारे वाला पार्ट आ रहा है, इसको मैंने लिखा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मिनट से, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि एक डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये 60 को इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 47.346 मिनट ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें भी ये जो होल पार्ट आ रहा है इसको अलग कर लें, ये आपके पास मिनट आ गए। और ये जो डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है, इशारे वाला पार्ट आ रहा है, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.346 से, जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20.76 ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड भी आ जाते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज आप इकट्ठी करके लिख लें। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें अब हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इसको हमने लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड की सूरत में। तो आप सेम स्टेप करेंगे। सबसे पहले ये जो होल पार्ट आ रहा है, इशारे से पहले वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको तो हम डिग्री की सूरत में लिख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास डिग्री की सूरत में आ रहा है। उसके बाद ये जो अशारिया के बाद वाला पार्ट आ रहा है या डेसिमल पार्ट आ रहा है, अब इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है।
तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मिनट से जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 34.068 मिनट ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में ये जो होल पार्ट आ रहा है इसको आप अलग कर लेंगे, उसी तरह जिस तरह कि आपने 90 को अलग किया था। ये आपके पास मिनट आ गए, और पीछे ये जो डेसिमल पार्ट आ रहा है या इशारिया वाला पार्ट आ रहा है, इसको अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4.08 सेकंड ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड में वैल्यू आ गई है, इनको आप इकट्ठा करके लिख लें। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के ऑपोजिट हो गया। वहां पर हमें डिग्री में वैल्यू दी गई थी, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब यहाँ पर हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में वैल्यू दे दी गई है, तो इनको अब हमने कन्वर्ट करना है या इनको हमने चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, हमने ये वैल्यू पहले लिखी। अब इसमें पहले तो ये जो डिग्री, मिनट और सेकंड ये जो वैल्यूज आ रही है इनको आप अलग-अलग करके लिख लें। ठीक है, तो देखिए मैंने ये डिग्री, मिनट और सेकंड इनको अलग-अलग करके लिख लिया। अब देखिए आपको मैंने जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था वहां पर आपको मैंने ये टेबल बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, और 1 डिग्री में अगर हम सेकंड लिखना चाहें तो 60 को 60 से ज़रब दें तो ये 3600 सेकंड बन जाते हैं। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर ये टेबल ज़हन में रखते हुए इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखें ये पहली वाली वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है, दूसरी वाली वैल्यू मिनट में है, तो इसको डिग्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 32 को डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लें 60 से, और ये हमारे पास सेकंड है, तो इसको डिग्री में लाने के लिए हमें इस 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 3600 से डिवाइड कर रहा हूं। अब जब आप कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, ये तो 65 डिग्री हो गया, 32 पे 60 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और 15 पे 3600 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अब ये जो तीनों वैल्यूज है इनको आपस में जब आप ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास 65.5375 डिग्री ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी दोनों पार्ट भी हम इसी तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी देखें जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में जो टेबल बताया था उसको मैं सामने लाया हूं आपको समझाने के लिए। ये टेबल आपने लिखना नहीं है बहरहाल। ठीक है, तो अब देखें ये मैं वैल्यू दी गई है, इसमें पहले तो ये डिग्री, मिनट और सेकंड इनको आप अलग-अलग करके लिख लें। तीनों को मैंने अलग-अलग करके लिख लिया। तो ये 42 ऑलरेडी हमारे पास डिग्री के फॉर्म में आ रहा है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और 18 मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री में, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि 1 डिग्री में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ये देखा था। उसके बाद 45 सेकंड को हमने डिवाइड करना है डिग्री में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 से, क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये आप जब इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप ऐड करें तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी देखें मैंने ये टेबल सामने ले आया हूं। ये टेबल आपको समझाने के लिए मैंने सामने लेके आता, तो आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें मैं देखें पहले तो मैं ये वैल्यू लिखी। अब इसमें पहले स्टेप में ये जो डिग्री, मिनट और सेकंड है इनको आप अलग-अलग करके लिख लें। तीनों को मैंने अलग-अलग करके लिख दिया। अब 45 मिनट इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो देखें हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 45 पे 60 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और 36 सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, तो हम 36 को 3600 से डिवाइड कर लेंगे। इनको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे आपको ये वैल्यू मिलेगी। इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास 78.76 डिग्री ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ये नीचे हमें वैल्यू दी गई है डिग्री में, तो हमने ये डिग्री में जो वैल्यू दी गई है इनको हमने कन्वर्ट करना है, इनको हमने चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, तो देखिए हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे। एक मैंने बताया था कि अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कोई भी वैल्यू, तो आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को। जैसे यहाँ पर ये 36 डिग्री है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस 36 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे क्वेश्चन आ रहा है वहां पर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें 180 ऊपर चला जाता है, पाई नीचे आ जाता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो देखिए 36 डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ रेडियन में, तो मैं 36 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई ओवर 180 से। ठीक है, अब देखें ये जो 36 है इस 180 पे डिवाइड हो सकता है, ये इस पे डिवाइड होता है 5 टाइम। ठीक है, अगर आपको 36 पूरा डिवाइड करना नहीं आता तो आप छोटा जो नंबर है उसके टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर लें, फिर आप उसको 5 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, पाई ओवर 5, यानी कि हमने जब 36 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में तो हमारे पास वैल्यू आ गई है पाई ओवर 5 रेडियन। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है।
और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 2, इसमें मैं ये वैल्यू दी गई 22.5 डिग्री, इसको हमने चेंज करना है रेडियन में। तो आपको मैंने बताया कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री में वैल्यू दी गई है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई ओवर 180 से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये 22.5 को अगर आप 180 पे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 8, ठीक है। ये 8 टाइम इसको डिवाइड करेगा, ठीक हो गया। या अगर आप कैलकुलेटर यूज करना नहीं चाहते तो ये डेसिमल पॉइंट पहले खत्म कर लें, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 225 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है पाई ओवर 8 रेडियन में। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमें वैल्यू मिली पाई ओवर 8 रेडियन, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई ओवर 180 से, ठीक है। अब पहले स्टेप में ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हम खत्म करते हैं। तो जब डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं उसके नीचे 1 डालते होते हैं और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट हो, जितने हिस्से हो उतने जीरोस डालते हैं इस 1 के साथ। तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो मैंने 1 डिजिट डाल दिया, ठीक है। ये हमने इसका डेसिमल पॉइंट खत्म कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए पहले ये 675 और 10 ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 5 का 10 हो जाएगा और 675 पे 5 डिवाइड होता है 135 टाइम, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। पहले ये वैल्यूज हम नीचे लिख लेते हैं, ये थोड़ा हमने इसको मुख्तसर कर दिया। ये 135 ओवर 2 मैंने लिख दिया और ये पाई ओवर 180 लिख दिया। अब ये जो 135 है इसको और 180 इन दोनों को 35 के टेबल से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इनको 35 के टेबल से डिवाइड कर लेता हूं। देखें 135 पे 35 डिवाइड होता है 3 टाइम और 180 पे 35 डिवाइड होता है 4 टाइम। आप अगर इस तरह बड़े टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप छोटे टेबल से डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पे आप इस दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और ये जो नंबर है इसको छोटे से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई ऊपर 3 इंटू पाई, यानी कि 3 पाई ऊपर आपके पास वैल्यू आ गई और नीचे ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 पाई ओवर 8 रेडियन, ठीक है। ये हमने इस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डिग्री में वैल्यू दी जाती है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई ओवर 180 से, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहां पर अब हमने क्या करना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब हमें देखिए रेडियन में वैल्यू दी गई है तो इनको अब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये 2 फार्मूलाज बताए थे। ये फार्मूलाज हमने जब एक्सरसाइज के शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर हमने इनको डिस्कस किया था कि अगर आप डिग्री से रेडियन में वैल्यू कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप पाई ओवर 180 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया। और अगर आपके पास रेडियन में वैल्यू है और उसको डिग्री में लाना चाहते हैं तो फिर आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा केस है कि ये हमें रेडियन में वैल्यू दी गई है, इसको हमने अब कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसके लिए ये जो वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1 ओवर 80 से, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। देखिए मैंने पाई ओवर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 ओवर पाई से, ठीक है। अब देखें ये वाला पाई और ये वाला पाई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और 180 पे 16 को अगर आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 11.25 डिग्री ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने इस वैल्यू को जो कि रेडियन में थी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में और इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 80 पाई से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी पार्ट 2 है। यहां पर अब हमें ये वैल्यू दी गई है रेडियन में, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आप ये वैल्यू लिखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई, क्योंकि हम रेडियन से कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखें ये वाला पाई और ये वाला पाई ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और ये 5 180 पे डिवाइड होगा 36 टाइम। तो अब हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या आ गई है 11 इंटू 36। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 396 डिग्री ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने इस वैल्यू को जो कि रेडियन में थी इसको कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है। अब ये रेडियन में इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप ये वैल्यू लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 ओवर पाई से, ठीक है। तो अब देखें ये वाला पाई और ये वाला पाई ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे और ये 6 इस 180 पे डिवाइड होगा 30 टाइम, ठीक है। अब 30 और 7 इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 210, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री में वैल्यू आ गई है इस वैल्यू के लिए जो कि रेडियन में थी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे वैल्यू को तो आप वैल्यू को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। जी अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ। ये इसमें पार्ट 1 है। यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे दी गई है और जो सेंट्रल एंगल है थीटा उसकी वैल्यू हमें पाई ओवर 3 रेडियन ये दे दी गई, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फिगर सामने लेके आता हूं। आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको सामने लेके आया हूं। देखें ये एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर को हम स्ट्रेट लाइन से इस सर्कल की बाउंड्री को मिलाएं तो ये इसका रेडियस बन जाता है, ठीक है।
और जितनी लेंथ इस रेडियस की है इतनी लेंथ अगर हम इसकी बाउंड्री की यहां से लेके यहां तक लें, इसको मार्क करें और यहां से एक और रेडियस हम ड्रॉ करें यानी कि इसके सेंटर से मिलाएं, तो अब ये जो हमारे पास एक एरिया बन रहा है इसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो त्रिकोण सी है जिस तरह के पिज्जे का एक स्लाइस होता है, ये समझे एक सेक्टर बन गया। तो हमने यहां पर एक तो आर्क लेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये जो सर्कल की बाउंड्री यहां इस वाले रेडियस से शुरू होकर इस रेडियस पे खत्म हो रही है, ये जो लेंथ है इसको आर्क लेंथ कहेंगे। तो एक तो हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है और दूसरा हमने ये जो पूरा सेक्टर है इसका एरिया मालूम करना है। ये दो चीजें हमसे कहा गई है, देखें, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ये जो रेडियस है या आर है इसकी वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे दी गई है और ये जो एंगल बन रहा है जिसको कि थीटा से शो कर रहे हैं इसकी वैल्यू हमें π/3 रेडियन दे दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हमने पहले आर्क लेंथ मालूम करनी है, फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे। तो पहले मैं आर्क लेंथ मालूम करता हूं। तो हम इस एक्सरसाइज के शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको बताया था कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है L = r थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला पुट किया। अब r की वैल्यू आपके पास है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने 6 पुट कर लिया और थीटा की वैल्यू आपको दी गई है π/3 रेडियन, तो इसको मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये 3 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड करें, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 2 आ गया और इस पाई की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.1416 होती है। ठीक है, तो पाई को रिमूव करके इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब 2 को आप इस 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास 6.28 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब इसके साथ हम यूनिट कौन सा लिखेंगे, जो कि ये रेडियस के साथ यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, सेम यूनिट यहां पर हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमने ये जो आर्क है इसकी लेंथ मालूम करनी। ठीक है, ये जिसको हम L से शो कर रहे हैं ये वाली लेंथ हमने मालूम कर ली। अब ये जो सेक्टर है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप फॉर्मूला पुट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने इसको ए से शो कर रहा हूं। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ये है 1/2 r² थीटा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं सेक्टर ऑफ एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आपके पास r की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने 6 पुट कर लिया, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया और थीटा की वैल्यू हमें π/3 दी गई थी, ये हमने पुट कर ली। ठीक है, तो अब देखें ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा और यहां पर ये थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 3.1416। ठीक है, ये आपने जुबानी वैल्यू याद रख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 3 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये 36 और ऊपर ये वैल्यू जो मैंने पाई की पुट की है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18.84 ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस सर्कल का, इस पूरे पार्ट का हमारे पास एरिया आ गया। अब इसके साथ यूनिट हम कौन सा यूज करेंगे, यूनिट हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, लेकिन चूंकि एरिया के लिए हम यूनिट यूज कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए पार्ट 2 पे। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है, यहां पर अब हमें रेडियस की वैल्यू ये दे दी गई है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, सेंटीमीटर में, और सेंट्रल एंगल जो है या थीटा की वैल्यू हमें ये दे दी गई है 5π/6 रेडियन। ठीक है, तो अब हमने ये दो वैल्यूज हमें दे दी गई है। अब पहले हम आर्क लेंथ मालूम करते हैं। तो सेम हम जिस तरह मैंने ऊपर बताया आर्क लेंथ का फॉर्मूला पहले पुट करें। ठीक है, ये L या आर्क लेंथ = r थीटा हो गया। आर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें और थीटा की वैल्यू अब आपको ये दी गई है, इसको पुट कर लें। तो उसमें देखें ये पाई और ये पाई ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, इनको डिडक्ट कर लेंगे। पीछे आपके पास 4.8 × 5 इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से और 6 से डिवाइड करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आर की लेंथ आ गई है और इसका यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो ये हमने आर्क लेंथ तो मालूम कर ली है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे या ए को मालूम करेंगे। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 r² थीटा। अब आर की आपको वैल्यू दी गई है 4.8/π, इसको मैंने पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू आपको ये दी गई है, ये मैंने पुट कर दी। तो अब आप ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे, तो 4.8 का अगर आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से, इसको आप 4.8 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23.04 और पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो पाई का स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब है कि ये पाई 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये जो स्क्वायर आ रहा है इस स्क्वायर को और ये वाला पाई इनको आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर और ये पाई आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास अब सिर्फ एक पाई रह गया। ठीक है, तो अब इस पाई को आप रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू से 3.1416 से। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो इन वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 को और ये जो पाई की वैल्यू है इसको। ठीक है, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 115.2 और नीचे 37.6992 ये वैल्यू आ जाएगी।
अब आप ऊपर वाली वैल्यू पे नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 3.06, ठीक है। और ये क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि एरिया के लिए जब यूनिट लिखते हैं तो यूनिट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते होते हैं, ठीक हो गया। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम कर लिया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ये फिगर सामने रखी है, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको सामने रखा हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, कि अगर एक सर्कल हो उसका ये सेक्टर वाला एरिया हो तो इसका जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल का रेडियस है जो कि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जो लेंथ होती है ये हमें इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो हमने ये जो सेक्टर है यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जो त्रिकोण सी है, ठीक है। मैंने सेक्टर की एग्जांपल आपको पीछे जो क्वेश्चन वहां पर दी थी, जिस तरह आप पिज्जा काटते हैं, पिज्जा के जो मुख्तलिफ स्लाइसेस बनाते हैं वो एक स्लाइस समझे एक सेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने ये जो यहाँ पर पार्ट है इस सर्कल का, इसका एरिया मालूम करना है, यानी कि इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है। और उसके बाद क्या करना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, और फिर हमने ये देखना है कि ये जो हमने सेक्टर का एरिया मालूम किया है ये इस टोटल सर्कल के एरिया के कितना परसेंट बनता है, ठीक है। तो ये आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले देखें हमें जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक हमें यहाँ पर थीटा या ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, तो ये मैंने लिख दी। और रेडियस की वैल्यू हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब पहले स्टेप में हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इस सर्कल का, इसका एरिया मालूम करना है। उसके लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन में भी पुट किया था, और मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने डिटेल से उस फार्मूले के बारे में बताया था। तो वो फार्मूला पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा। देखें हमें ये थीटा की वैल्यू दी गई है डिग्री में, तो ये जो डिग्री में वैल्यू दी गई है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में पहले, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री में वैल्यू हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई ओवर 180 से उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम पीछे क्वेश्चन इसके बारे में सॉल्व करके आए, ठीक है। तो मैंने 60 को पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 60 और 180 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये 0 0 से कर सकता है, और ये 6 1 6 और 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर आपके पास आ जाएगा पाई, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3। तो ये पाई ओवर 3 मैंने लिख दिया, और ये मैंने साथ में रेडियन लिख दिया। तो ये हमारे पास ये जो थीटा की वैल्यू डिग्री में दी गई थी इसको हमने चेंज कर लिया रेडियन में, ठीक है। अब हम सेक्टर का फॉर्मूला पुट करते हैं, जो कि हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए थे। देखें ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने पुट किया है 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। अब r की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैंने 12 को पुट कर लिया। और थीटा की वैल्यू को जब हमने कन्वर्ट किया रेडियन में तो हमें पाई ओवर 3 ये वाली वैल्यू मिली थी, तो थीटा की जगह मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 144 आ जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इनमें देखें ये इस 2 और 3 इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 144 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो ये 2 को 144 पे डिवाइड करें तो 72 आ जाएगा, 72 पे 3 को डिवाइड करें तो 24 आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है। ये देखें जब 144 पे ये 2 × 3 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, और साथ में मैंने ये पाई पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इस पाई को रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू से, इसकी वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। अब 24 को इस पाई की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 75.4, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है, और इसका यूनिट हमारा आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर ये रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, ठीक है। तो यूनिट सेंटीमीटर आएगा, लेकिन चूंकि एरिया है तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमने जो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने ये देखना है कि ये जो एरिया है इस पूरे सर्कल का जो एरिया है इसका कितना परसेंट बनता है। तो उसके लिए हमें पहले अब ये जो सर्कल है इसका एरिया मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम सर्कल का टोटल एरिया मालूम करेंगे, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है सर्कल का एरिया मालूम करने का, वो होता है, देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख लें। अब आपके पास पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि ये 3.1416 होती है, और r की वैल्यू आपको ऊपर 12 दी गई थी, तो मैंने 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 144 को आप ये जो पाई की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको 452.4 ये वैल्यू मिलेगी। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है।
इसके साथ यूनिट मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया और ये हमारे पास जो सेक्टर का एरिया था वो आ गया। अब हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज हम किस तरह निकालते होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, जिस वैल्यू की हमने परसेंटेज निकालनी होती है उस वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल वैल्यू से, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज हमने मालूम करनी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने ऊपर लिख दिया और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं जो टोटल एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। इससे डिवाइड करूंगा और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ये सेम फॉर्मूला इसी तरह है जिस तरह जब आप आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं वो उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो आप किस तरह निकालते होते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहां पर मैंने पुट किया हुआ है। तो अब आप ये एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास वैल्यू ही आई थी, इसकी जगह आप पुट कर लें 75.4, ठीक हो गया। और एरिया ऑफ सर्कल की ये वैल्यू आई थी 452.4, तो इसको मैंने पुट कर लिया और इनटू 100 कर लिया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको 16.67% ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो सेक्टर है इस सर्कल का, ये जो हमने एरिया मालूम किया था, ये इस सर्कल का कितना परसेंट बन रहा है, 16.67, ठीक है। इतना परसेंट ये बनता है, ठीक है। अब बुक के लास्ट पे जो उन्होंने आंसर दिए हैं वो उन्होंने कुछ और दिए हुए हैं, ठीक है। वो मुझे लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक है, जाहिर है पहली एडिशन है तो इसमें ये मिस्टेक आएंगी। जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो ये वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू आ गई और पीछे हमने एरिया ऑफ सेक्टर ये मालूम कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस क्वेश्चन को भी समझाने के लिए ये फिगर मैं सामने लेके आया हूं, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। देखिए अगर हमारे पास एक ये सर्कल हो, ठीक है, और ये इसका एक सेक्टर है। सेक्टर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जिस तरह के आप पिज्जा के मुख्तलिफ स्लाइसेस होते हैं तो वो एक स्लाइस समझे एक सेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसका सेक्टर है। हमने ये मालूम करना है कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है या इस सेक्टर का एरिया है ये कितना परसेंट बनता है इस टोटल एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है। और उसके लिए ये जो दरमियान में यहाँ पर एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू हमें पाई ओवर 8 रेडियन यानी कि इस थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू दी गई है इस एंगल की, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 8 रेडियन, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी है, तो आपको मैंने बताया था कि जिस वैल्यू की परसेंटेज मालूम करनी होती है उस वैल्यू को आप डिवाइड करें टोटल वैल्यू से और उनको आप मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपके पास परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये जो सेक्टर एरिया बना रहा है इसका हमने देखना है कि ये कितना परसेंट है इस टोटल एरिया के, जो सर्कल का टोटल एरिया। तो इसलिए मैंने एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल यानी कि टोटल जो सर्कल का एरिया, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं और इनटू मैंने 100 कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों फार्मूलाज हमने पीछे क्वेश्चन में यूज किए थे, हम इनके फार्मूलाज पुट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर थीटा और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हम पढ़ के आए थे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इनटू मैंने ये वाला 100 कर दिया। अब देखें ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गए और यहां पर इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो 2 ऊपर 1 पे डिवाइड हो रहा है, नीचे आएगा तो इस पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पाई हो गया और साथ में ये थीटा आ गया। अब आपके पास थीटा ओवर 2 पाई इंटू 100 ये वैल्यू आ रही है। अब इस थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है पाई ओवर 8, तो थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें पाई ओवर 8, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये 8 को हम नीचे लेके आएंगे, 8 इस थीटा पे डिवाइड हो रहा है, नीचे आएगा तो ये 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं 8 को नीचे ले आया और यहाँ पर मैंने पाई लिख दिया। अब ये पाई और ये पाई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पीछे हमारे पास ये 2 इंटू 8 16 नीचे आ गई वैल्यू और ऊपर आपके पास 100 है। 100 पे 16 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 6.25 ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है। जो ये सेक्टर है इसका जो एरिया है ये इस टोटल सर्कल के एरिया का कितना परसेंट बन रहा है, 6.25%, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं इसको ये जो फिगर्स की बनी हुई है एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास एक कागज के टुकड़े पे इस तरह एक सर्कल बना हुआ, ठीक है, और उस सर्कल में हम उसका ये छोटा सा पार्ट या उसका जो सेक्टर है इसको अगर हम काट लें, इस तरह निकाल लें, ठीक है। तो ये जो फिगर है, यही जो चीज है, इसको देखिए मैंने यहाँ पर नीचे दोबारा बना ली है। ये समझे मैंने वो जो कागज के टुकड़े पे पूरा सर्कल का पार्ट था उसमें से ये सेक्टर वाला एरिया मैंने काट के निकाल दिया, ठीक है। ये हमने इसमें सेक्टर वाला एरिया अलग कर लिया। अब ये जो सेक्टर वाला एरिया है इसके अगर ये जो 2 कोने हैं इनको अगर हम आपस में इस तरह मिला लें, ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेक्टर है इस तरह कोन की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोण है इसमें हमने कुछ चीजें मालूम करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, ठीक है। कि ये अगर हमारे पास एक सेक्टर हो, ठीक है, इसमें जो रेडियस है इसकी वैल्यू में दी गई है 12 सेंटीमीटर और ये जो दरमियान में सेंटर में एंगल बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू में दे दी गई है 150 डिग्री, ठीक है।
और नेक्स्ट है दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। यानी कि जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो जो कागज पे सर्कल बना हुआ था उसमें से हमने ये सेक्टर वाला एरिया कैंची से काट के अलहदा कर लिया और इसके कोने, दोनों ये जो कोने हैं ये वाले और ये वाले, इनको आपस में हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास ये एक कोन आ गया। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। हमारे पास ये जो कोण आया है इसमें एक हमने मालूम करनी है स्लांट हाइट। स्लांट का मतलब होता है तिरछा, यानी कि ये जो इसकी हाइट बन रही है यहां से लेके यहां तक, ये वाली हाइट एक हमने मालूम करनी है। और दूसरा हमने द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। देखें जब हमने ये दो कोने मिलाए तो हमारे पास इस तरह एक बेस बन गया, ठीक है, इस कोन का। तो हमने इसका रेडियस यानी कि इसके सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक कितना डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है। ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें रेडियस की वैल्यू दी गई है, यानी कि जो सेक्टर है इसका ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया। और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 150 डिग्री। अब ये देखें एंगल की वैल्यू हमें डिग्री में दी गई है, तो सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस डिग्री को हम कन्वर्ट कर लें रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 150 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 रेडियन से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें। अब देखें ये 0 और ये 0 आपस में कट सकते हैं, पीछे 15 और 18 रह जाएगा, दोनों जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास रेडियन में जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5π/6। तो ये हमने ये जो हमें थीटा की वैल्यू डिग्री में दी गई थी इसको हमने चेंज कर लिया रेडियन में। अब हम पहले जो स्लांट हाइट है इस कोण की ये मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखें अगर गौर किया जाए तो हमारे पास जो स्लांट हाइट है ये ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि देखें ये वाली जो स्लांट हाइट इसकी बन रही है, ये जो लेंथ है ये इक्वल है ये जो सेक्टर है इसके रेडियस के, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो आर के दो कोने थे इनको जब आपस में मिलाया तो हमारे पास ये कोण बना। तो इसका मतलब है कोण की जो ये साइड वाली लेंथ है या स्लांट हाइट है ये इक्वल होगी ये जो हमारे पास सेक्टर था इसके रेडियस के, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे स्लांट हाइट हमने मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि एज स्लांट हाइट इक्वल है रेडियस ऑफ द सेक्टर के। तो हम कहेंगे कि जो स्लांट हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी जो सेक्टर का रेडियस था उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर देखें ये फिगर में देख लें तो ये मैंने यहाँ पर जो ये स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 12 सेंटीमीटर। अब अगर आप बुक में देखेंगे आंसर तो वहां पर 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। 10 सेंटीमीटर जो है ये आर की लेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगी। स्लांट हाइट की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने स्लांट हाइट मालूम कर ली। अब हम ये जो कोण का बेस है इसका जो रेडियस है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पर हिंट दिया गया है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोण के, ठीक है। देखें हमने ये इस सेक्टर के ये जो दो कोने थे आपस में मिला के इनको इस तरह ये कोण की शक्ल में बना दिया। तो अब ये जो कोण के नीचे जो बेस हमारे पास बना, ये जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है इसका मतलब है इसकी लेंथ इक्वल है ये जो सेक्टर का आर्क है इसके लेंथ के, ठीक है। और यही चीज हमें हिंट में बताई गई है, ठीक है। तो हम ये नीचे हिंट लिखेंगे। अब मैंने ये आर या रेडियस मालूम करना है, इस कोण की जो बेस का रेडियस है ये मैंने मालूम करना है। तो देखें मैं यहाँ पर लिखता हूं रेडियस ऑफ कोण, इसको मैं आर डैश से शो कर रहा हूं क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आर डैश से इसको मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है। अब हमें ऊपर जो क्वेश्चन में हिंट दिया गया है वो मैंने लिख दिया, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोण के। अब आर्क लेंथ का आप फार्मूला पुट करें, ये हम पीछे पढ़ के आते हैं आर थीटा, और सर्कमफ्रेंस ऑफ कोण का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो आर की जगह मैंने आर डैश को पुट कर लिया क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कोण जो है इसको आर डैश से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये जो रेडियस है या आर डैश है, तो इस आर डैश को आप एक तरफ रखें और 2π को इस इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 2π दूसरी तरफ जाके आर थीटा पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आर और थीटा की वैल्यूज हमें मालूम है, ये हमने यहाँ पर देखें आर की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियन में आ गई थी 5π/6। तो ये दो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। ये आर की जगह मैंने 12 पुट कर लिया और थीटा की जगह मैंने 5π/6 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय ये 2π हो गया, ठीक है। अब देखें ये 6 इस 12 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको आप डिवाइड कर लें। ये 6 1 द 6 और 6 2 द 12 हो जाता है, ये वाला 2 और ये वाला 2 डिडक्ट हो जाएगा और ये वाला पाई और ये वाला पाई डिडक्ट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है आर डैश या जो कोण का जो बेस है उसकी जो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आई है 5 आ गई, ठीक है। और साथ मैंने यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो पीछे वैल्यू दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसके साथ यूनिट हम सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह ये हमने जो कोण है उसके बेस की जो रेडियस की वैल्यू है वो मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।